कि भाई हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे। कपिल मिश्रा जैसे लोग, गोली मारो सालों को, इस तरह के लोगों को पूरी खुली छूट दी गई। पुलिस मुझे गाड़ी में बिठा के ले गई, उन्होंने थाने पर जाके मुझे बिठा दिया, पर मेरे घर वालों को नहीं बताया कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को संविधान पढ़ाया जा रहा था, ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखाया जा रहा था। तो वो कहले कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, 39 गिरफ्तार हो गए हैं, 40 में आप है। मैंने कहा इट इज वेलकम। हम भारत के लोग एक और ग्रुप बना जिसका मकसद ये था कि भाई हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाया जा सके, हमारे संविधान को बचाया जा सके। उनके खिलाफ केस बना रहे हैं कि भाई आप लोग दंगे करवा रहे थे। तो जो दरोगा है वो मुझे कहता है कि सर आप बाहर रहिए, आप अंदर नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं क्यों अंदर नहीं आऊंगा, आप मेरा रिमांड लेने जा रहे हैं, मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश होऊंगा और मैं अपनी गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। कि पुलिस ही हिंसा करती है, करवाती है। हिंसा करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देती है। जेएनयू में पुलिस के पूरे संरक्षण में गुंडों को घुसाया गया, पूरे संरक्षण में गुंडों को बाहर निकाला गया जब वो मारपीट कराए स्टूडेंट्स और टीचर्स के खिलाफ। जामिया में पुलिस ने ही जाकर स्टूडेंट्स को, लाइब्रेरी में जाकर सीसीटीवी कैमरे तोड़ तोड़कर स्टूडेंट्स को वहां पीटा। और दिल्ली राइट्स में भी कितने वीडियोस आ चुके हैं कि दिल्ली पुलिस के अफसर जो हैं, जमीन में पड़े हुए लोग जो बहुत बुरी तरह से घायल हैं, उनको पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जय श्री राम बोलो और ये बोलो वो बोलो, और उनमें से एक लड़का मर भी गया। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए पुलिस के द्वारा, जिससे कि वो जो गुंडागर्दी कर रहे थे वो सामने ना आ पाए। और फिर जो लोग जिन्होंने दंगे करवाए, जिनके वीडियो हैं, ये कहते हुए कि भाई हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे। कपिल मिश्रा जैसे लोग, गोली मारो सालों को, इस तरह के लोगों को पूरी खुली छूट दी गई और आज तक खुली छूट दी गई है। तो और उल्टा जो लोग बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो सीएए के खिलाफ, चाहे वो ये जो फार्म लॉस के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ झूठे केस बना बनाकर उनको अरेस्ट किया जा रहा है। डीपीएसजी, दिल्ली प्रोटेस्ट सॉलिडारिटी ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया प्रोटेस्ट को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक प्रोटेस्ट थे। मैं तो गया था कई प्रोटेस्ट में, मैंने भाषण भी दिए थे और मैंने देखा था कि कितना पीसफुली हो रहे हैं। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा था रोड का। इवन शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था रोड का। वो तो पुलिस ने पूरी रोड बंद कर दी थी, बहुत चौड़ी रोड थी, थोड़े से उसमें एरिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे। और वहां पर छोटे छोटे बच्चों को संविधान पढ़ाया जा रहा था, ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखाया जा रहा था। बिल्कुल पीसफुल तरीके से सब कुछ हो रहा। और जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो कहते हैं कि जो लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में थे वो लोग सब इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे कि दिल्ली में दंगे करवाए जाए। हम भारत के लोग एक और ग्रुप बना जिसका मकसद ये था कि भाई हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाया जा सके, हमारे संविधान को बचाया जा सके। उनके खिलाफ केस बना रहे हैं कि भाई आप लोग दंगे करवा रहे थे। हमारे रिपोर्टर्स पे अटैक हुआ है, एक राइट विंग मॉब, हमारी एक फीमेल जर्नलिस्ट was molested, a minority journalist, a Muslim at that time was attacked. The sixth journalist at that time was left alone. वो भी माहौल बदल गया है, because जहाँ पे जो दुश्मन मिल सकता है, जिसका फ़ायदा उठाया जाए, वो उस दुश्मन को कास्ट किया जाता है। उसके बाद रिपोर्टिंग के तौर में एक और जर्नलिस्ट को पुलिस स्टेशन में ही असॉल्ट किया गया। यही बात हुई है जब यहाँ पे जो ये इनके खरीदे हुए मॉब्स हैं, जो सिंघू में आके डिस्पर्स करने की कोशिश करती हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और हमारा जर्नलिस्ट जिस पे काम कर रहा था उसी दिन उसको अरेस्ट किया गया। 2 या 3 दिन मनदीप पुनिया भी जेल में रहा है।
तीसरी चीज़ ये है कि सरकार ने ये भी निर्णय ले लिया है कि सिर्फ हम ये साजिश क्रिएट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही वर्जन अलाउ करेंगे। वो वर्जन हमारा वर्जन है। सच्चाई जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई है, सच्चाई वही है जो सरकार कहती है। वो आपने देखा ये जो नवरीत सिंह का डेथ केस था कि आई विटनेसेस के बेसिस पे जो रिपोर्ट्स छपी हैं, और आज तक, क्योंकि बाकी तो जर्नलिस्ट थे, शायद राजदीप ने 4 बार अपोलोजाइज किया, आगे पीछे गया, हम लोग अपने पोजीशन पे कायम हैं। हमने जो कुछ रिपोर्ट किया है आई विटनेसेस के बेसिस पे किया है, जर्नलिस्टिकली कोई गलती नहीं की है, और उस बेसिस पे हमारे अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस हैं हमारे ओनर्स पे और हमारे रिपोर्टर्स पे। मेरा नाम नूरजहां है। मैं अतर खान की माँ हूँ, जिसे पिछले 8 महीने से जेल में बंद किया हुआ है, क्योंकि वो सीए का प्रोटेस्ट चला रहा था और पिछले 8 महीने से उसे जेल में बंद किया हुआ है। उसे जब अरेस्ट किया गया तो उसे घर पर क्राइम ब्रांच से फ़ोन आया था कि तुझसे बात करनी है और आ जाओ। लेकिन 1 जुलाई को जब फ़ोन आया, उसके बाद वो सुबह उनसे मिलने गया तो उन्होंने वहाँ उसे अरेस्ट कर लिया। कोई वजह नहीं बताई, बस इतना ही बताया कि तूने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को, बहुत टाइम से ये सब चल रहा था, जामिया में जब स्टूडेंट्स के साथ हुआ तो वो बहुत परेशान था। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की, पर वही यही कहता रहा कि अगर हम इस तरह से बैठ जाएंगे तो फिर मतलब ये ठीक नहीं है। ये का कानून जो है ये बहुत आम लोगों के खिलाफ है और हम इसमें कुछ गलत नहीं करने जा रहे हैं। हम जो भी करेंगे संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। हम हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए फिर उसे पहले वो थोड़ा थोड़ा जाता था, फिर उसके बाद वो चांदबाग में प्रोटेस्ट साइट पर जाने लगा और प्रोटेस्ट में भी वो कुछ ऐसा बात नहीं करता था जिसके लिए उसे इस तरह से अरेस्ट किया जाता। मेरे समझ में नहीं आया कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया और उस पर यूएपीए लगा दिया गया। आज उसे 8 महीने हो गए हैं। हम उससे बात तो करते हैं पर समझ में नहीं आता कि उसे किस चीज़ की सजा मिल रही है। उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन 20 दिसंबर को क्या होता है कि सवेरे 11:15 बजे के करीब जो है मेरे घर पर जो है डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर, 2-3 पुलिस की गाड़ियां आती हैं और वो मुझे, मेरे घर वालों को कहती है कि दारापुरी साहब को आप जो है नीचे भेजिए। मैं तैयार होकर जाता हूँ। मैं डिप्टी एसपी था, उसको मैंने पूछा कि आप मुझे क्या अरेस्ट कर रहे हैं? मैं जानता था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, आपको केवल थाने पर चल के बैठना है। अच्छा, मेरे दिमाग में आया कि कई बार पुलिस क्या करती है कि वो प्रिवेंटिव अरेस्ट के तौर पे किसी को पकड़ के ले जाती है और फिर शाम को छोड़ देती है, जैसे ज्यादातर किया जाता है। मेरे दिमाग में भी ये बात आई। वो पुलिस मुझे गाड़ी में बिठा के ले गई, उन्होंने थाने पर ले जाके मुझे बिठा दिया, पर मेरे घर वालों को नहीं बताया कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मेरे घर वालों ने तमाम डीजीपी को SMS किया, तमाम किया, व्हाट्सएप पे किया, पर किसी ने नहीं बताया कि मैं कहाँ पर डिटेन किया गया हूँ। और जो मेरे वकील थे उनको भी जो है नहीं बताया गया कि मैं कहाँ पर हूँ। शाम तक मुझे थाने पर बैठाए रखा। आप ये इसे अंदाजा लगा सकते हैं, एक IPS ऑफिसर जिसने 32 साल पुलिस में नौकरी की है, वो सारे कायदे कानून जानता है लखनऊ की पुलिस उसके साथ क्या करती है। 11:15 बजे मुझे घर से उठाया जाता है और शाम को 5 बजे इंस्पेक्टर जो है उस थाने का, वो मुझे कहता है कि चलिए आप सर हजरतगंज थाने पे चलिए, जो सेंट्रल थाना है। मैं उसको पूछता हूँ क्या मुझे गिरफ्तार कर रहे हो क्या? उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपको केवल उस थाने पर चल रहा है। मैंने आई वॉज अनसस्पेक्टिंग। तो वो मुझे लेकर थाने पर जाते हैं, वहाँ इंस्पेक्टर बैठा है। मैं उसको पूछता हूँ कि क्या आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? तो वो कह रहे कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। 39 गिरफ्तार हो गए हैं, 40 में आप है। मैंने कहा इट इज वेलकम, इट इज वेलकम। अगर मैं 40 में हूँ तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। उन्होंने मुझे क्या किया कि जहाँ मुंशी वगैरह बैठते हैं, ये क्लर्क वगैरह बैठते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ जाके बैठिए। वहाँ जाके मुझे बैठा दिया और उससे पहले जिस थाने पर मुझे दिन भर रखा, वहाँ पर मुझे खाने को कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि मेरे घर वालों को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। उसके बाद थाने पर चले गए, वहाँ पर शाम के 6 बज गए। उन्होंने उसके बाद 8 बजे के करीब जो है मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर मेरी डॉक्टरी कराई गई और डॉक्टरी कराने के बाद मुझे कहा कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले चलना है। और 8:30 बजे के करीब जो है मुझे
रिमांड मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया रात में, और वो अपस्टेयर्स थे। मैं वहां गया तो जो दरोगा है वो मुझे कहता है कि सर आप बाहर रहिए, आप अंदर नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं क्यों अंदर नहीं आऊंगा, आप मेरा रिमांड लेने जा रहे हैं, मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश होऊंगा और मैं अपनी बात कहूंगा। मैं जबरदस्ती अंदर घुस जाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ आई एम सो एंड सो, और मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। जो मजिस्ट्रेट है वो उससे पूछते हैं कि इनको किस में पकड़ के लाए हो, वो कहता है कि सर 120B में लाए हैं, कॉन्स्पिरेसी में लाए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, आप दिखाइए आपके पास क्या एविडेंस है। उसके पास कोई एविडेंस नहीं थी। तो वो कहते हैं कि आप बिल्कुल इनोसेंट पर्सन को पकड़ कर लाए हैं, मैं आपको कोई रिमांड नहीं दूंगा, ना पुलिस रिमांड दूंगा ना जुडिशियल रिमांड दूंगा। और वो कहते हैं मैं आपके खिलाफ सीनियर ऑफिसर्स को लिखूंगा कि आपने गैर कानूनी कार्रवाई की है और आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मेरे सामने वो कागज लेते हैं, उस पर लिखना शुरू कर देते हैं, आधा पौना पन्ना लिखते हैं, मैं वहां खड़ा रहता हूँ। फिर मुझे कहते हैं कि ठीक है आप नीचे जाइए। मैं नीचे चला गया, पुलिस जीप में लाके मुझे बैठा दिया गया, मैं वहां बैठा रहा। तो मुझे पता चला कि रिमांड मजिस्ट्रेट जो है वो मेरा जेल रिमांड नहीं दे रहे थे, ही वाज रिफ्यूजिंग इट। तो दरोगा क्या करता है, वो अपने इंस्पेक्टर को बुलाता है, इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्टर आके मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, वहां जाके हाथ पैर जोड़ता है, पर मजिस्ट्रेट मेरा रिमांड देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो मना कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, 12 बजे के करीब मुझे वहां से ला के थाने पर ले आते हैं। वहां पर लाकर क्या एंट्री करते हैं, वहां एंट्री करते हैं कि हम लोग रिमांड मजिस्ट्रेट के घर पर गए थे, परंतु रिमांड मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं हुए। अब आप देखिए पुलिस क्या क्या कर सकती है। मैं सामने हूँ, मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, पर पुलिस लिखती है कि रिमांड मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं थे, अवेलेबल नहीं हुए। मुझे वहाँ थाने पर जो है बैठा दिया जाता है। मैं ऐसे साधारण कपड़े पहन के घर से निकला था, कोई मेरे पास नहीं। मैं उनको कहता हूँ मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कंबल दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको कोई कंबल नहीं मिलेगा। आप 19-20 दिसंबर आप अंदाजा लगाइए कि कितना ठंडा होता है, और लखनऊ में भी खास तौर से दिल्ली वाली ठंड होती है। मुझे कोई कंबल नहीं दिया जाता, वहाँ बैठा दिया जाता, कोई खाना नहीं दिया जाता। बड़ी मुश्किल से मैं पानी की एक बोतल मंगवा के जो वहाँ पर पानी पीता हूँ। मुझे किसी से बात नहीं करने दी जाती, और फिर मैं किसी तरह से जो मुंशी है उससे मोबाइल मांग के मैं अपने घर पे अपने बेटे को फोन करता हूँ कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे खाना नहीं मिला है, आप ऐसा करिए खाना वाना तो आप मत लाइए, वो तो नहीं आएगा, आप मेरे लिए एक जैकेट लाइए। मेरा बेटा डरते डरते आता है वहां पर, और वो अंदर आने से डरता है। अंदर आने से इसलिए डरता है कि दिन में जब वो मेरा पता करने के लिए आया था तो इंस्पेक्टर ने कहा था कि इसको भी बिठा लो। ये कौन है, पूछा कौन है, उसने कहा मैं दानापुरी साहब का बेटा हूँ। इंस्पेक्टर कहता है इसको भी बिठा लो, क्योंकि उस दिन उन्होंने बहुत से लोगों को बिठा के जेल भेज दिया था। वो आता है, मुझे वो दे के चला जाता है, दिन चढ़ता है। फिर उसके बाद जो है 5 बजते हैं, 5 बजे के करीब मुझे जो है दूसरे जो 2-3 और लड़के पकड़े हुए थे, उसमें जेल वैन में मुझे बिठाया जाता है और मुझे जेल ले जाया जाता है। जेल पर जाकर वहां पर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मैं रिमांड मजिस्ट्रेट को कुछ कहना चाहता हूँ। रिमांड मजिस्ट्रेट कहता है आप रुकिए, पर इन द मीन टाइम जो रिमांड पेपर था, कुछ और लोग भी थे, 4-5 और लोग थे, उनके ऊपर वो साइन कर देते हैं, और साइन करने के बाद कहते हैं कि अब आप कहिए क्या कहना। मैंने कहा कि अब मैं आपको क्या कहूँ, आपने उधर तो सिग्नेचर कर दी है, अब आप मुझे कह रहे कि आपको क्या कहना है। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे रहा हूँ, 32 साल मैंने भी नौकरी की है, नौकरी में मेरी भी बेशक कोशिश रही है कि किसी के साथ बेइंसाफी नहीं हो, और मैंने लड़के अपने सीनियर से लड़के इंसाफ दिलाया, और आपने पहले तो रिमांड पेपर पे साइन कर दिया, आप मुझे जेल भेज ही रहे, अब मैं आपके सामने क्या। मैंने कहा कि वो कहते हैं कि सर ऐसा है, आप तो एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट इतने साल रहे, आप जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट कैसे काम करता है। तो मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ, पर एस्टेब्लिशमेंट इतना गिर चुका है, मुझे ये अंदाजा नहीं था, और आज मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। उसके बाद जेल में एंट्री होती है, करते कराते 21 तारीख को रात को 9 बजे जाकर जो है मेरी बैरक में एंट्री होती है। जब मैं बैरक में जाता हूँ वहां भी कोई खाना नहीं मिलता है, क्योंकि वहां 4 बजे के बाद किसी को खाना नहीं मिलता है, 4 बजे खाना सर्व हो जाता है। मैं भूखा सो जाता हूँ, और अगले दिन जो है फिर जेलर आते हैं, वो पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं। मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, केवल मुझे कमोड चाहिए कि विद माई एज फैक्टर मैं इस पे इंडियन स्टाइल पे बैठने की पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे कमोड चाहिए, उसमें शिफ्ट कर दीजिए।
वो मुझे उसमें शिफ्ट कर देते हैं। और दूसरे दिन हमें वहां खबर मिलती है कि हम लोगों पे NSA लगाया जा रहा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लगाया जा रहा। खैर हम इंतजार करते हैं कि ठीक है, अब जेल में तो आ ही गए हैं, अब NSA लग जाए, UAPA लग जाए, क्या फर्क पड़ता है, जेल में तो रहना ही है। हम जेल में रहते हैं और वहां पर जो है 3 हफ्ते तक मैं जेल में रहता हूँ। इस बीच में बड़ी मुश्किल से एक आध बार मेरे घर वालों को मिलने दिया जाता है, घर से मेरा कोई सामान नहीं आने दिया जाता है, किसी से कोई बातें नहीं करने दी जाती है। 3 हफ्ते के बाद जो है फिर बेल के लिए एप्लीकेशन पड़ती है। फॉर्चुनेटली जो जज साहब थे वो फेयर माइंडेड थे। उन्होंने पुलिस से सबूत पूछा, पुलिस के पास आज भी एक सबूत नहीं है, एक भी सबूत मेरे खिलाफ नहीं है, ना फेसबुक पे है ना अदरवाइज है, पर पुलिस ने मुझे कई मीटिंगों में पार्टिसिपेट करना दिखा दिया है। तो उसके बाद 3 हफ्ते के बाद मेरी जमानत होती है, मैं छूट के आता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, चार्जशीट दाखिल होती है और चार्जशीट में मुझे वो सारे दंगे का मास्टर माइंड बना दिया गया है। मैं मास्टर माइंड बना दिया गया हूँ वहां पर लखनऊ में जो दंगा हुआ, और मेरे साथ 500-600 मेरे पार्टी के लोगों को वहां जगह हजरतगंज में इकट्ठा होना दिखा दिया गया और मेरे ऊपर 18 धाराएं लगाई गई है और जिसमें 307 की धारा भी है। मैं तो घर में बंद था, मैं कहीं गया नहीं, मैंने किसी को इंस्टिगेट नहीं किया। और फिर इतने साल आईपीएस में नौकरी करने के बाद कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि एक 76 साल का आदमी जो है वो किसी को दंगा करने के लिए इंस्टिगेट करेगा। मेरे के ऊपर दंगे की धारा है, 307 की धारा है, 18 धाराएं जो है मेरे ऊपर लगी है। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।